वेलकम टू शॉर्ट हैंड विद्यालय। दोस्तों, ये डिक्टेशन 160 शब्द प्रति मिनट की रहेगी और ये 10 मिनट की डिक्टेशन है आपके रिपोर्टर एग्ज़ाम के लिए। दोस्तों, हम आप लोगों को डिक्टेशन प्रोवाइड करते हैं, उसमें कोई शक नहीं है। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो ऐड आता है तो उसमें प्लीज़ आप उसको स्किप मत किया करिए। हो सके तो आप क्लिक कर सकते हो, उससे थोड़ा सा हमारा फ़ायदा हो जाता है, तो आप लोग ज़रूर कीजिएगा। चलिए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। रेडी स्टार्ट। भाइयों और बहनों, आज रात मैं आपसे कश्मीर के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। इस प्रसिद्ध घाटी के सौंदर्य के बारे में नहीं, बल्कि उस भयकंप के बारे में जिसका कश्मीर को हाल में सामना करना पड़ा है। हम लोग बहुत संकट के दिनों से होकर गुजरे हैं और हमें कितने ही महत्वपूर्ण और दूर तक प्रभाव डालने वाले निर्णय करने पड़े हैं। हमने ऐसे निर्णय किए हैं और मैं आपको उनके बारे में बताना चाहता हूँ। पड़ोसी सरकार ने ऐसी भाषा में जो सरकार की तो क्या बल्कि जिम्मेदार लोगों की भी भाषा नहीं है, भारत सरकार पर यह आरोप लगाया है कि उसने कश्मीर को धोखेबाजी से भारतीय संघ में शामिल किया है। ऐसी भाषा के प्रयोग से मैं उनकी बराबरी नहीं कर सकता और ना ऐसा करने की मेरी इच्छा ही है, क्योंकि मैं एक जिम्मेदार सरकार और जिम्मेदार जनता की तरफ से बोल रहा हूँ। मैं मानता हूँ कि कश्मीर से दंगा और बल प्रयोग हुआ है, लेकिन प्रश्न यह है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है। जम्मू और कश्मीर रियासत के बड़े हिस्से बाहरी आक्रमणकारियों द्वारा, जो कि हथियारों और सामान से सुसज्जित हैं, ध्वस्त हो चुके हैं। उन्होंने गांवों को लूटा तथा तबाह किया है। उन्होंने वहां बहुत से निवासियों को तलवार के घाट उतार दिया है। इस सुरम्य और शांत देश में भीषणता का आक्रमण हुआ और श्रीनगर का सुंदर शहर भी नष्ट होते होते बचा। मैं यह सबसे पहले बता देना चाहता हूं कि कश्मीर के संबंध में हमने हर एक कदम पूरे सोच विचार के बाद और परिणामों को ध्यान में रखते हुए उठाया है, और मुझे विश्वास है कि हमने जो कुछ किया है ठीक किया है। इन कदमों का न उठाना हमारे लिए एक दायित्व के प्रति धोखा देना होता है, और बल प्रयोग के सामने, जिसके साथ ही साथ अग्निकांड, स्त्रियों के साथ बलात्कार और कत्ल हो रहे हों, बुजदिली के साथ झुक जाना होता है। कुछ हफ्तों से हमें जम्मू प्रांत के रियासती प्रदेश में आक्रमणकारी दलों के चुपके चुपके प्रवेश करने के समाचार मिल रहे थे। इस बात के भी कि कश्मीर और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत की सीमा पर हथियारबंद आदमियों का जमाव हो रहा है। हम स्वभावतः इससे चिंतित हुए, न केवल इस ख्याल से कि कश्मीर और उसके लोगों से हमारे निकट के संबंध हैं, बल्कि इसलिए भी कि कश्मीर बड़े बड़े राष्ट्रों का सीमावर्ती इलाका है। इसलिए वहाँ जो कुछ हो रहा है उसमें दिलचस्पी लेना हमारे लिए अनिवार्य है, लेकिन हम किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करना चाहते थे और न हम लोगों ने हस्तक्षेप का कोई कदम उठाया। हालांकि जम्मू प्रांत के एक हिस्से पर आक्रमणकारी चढ़ आए थे। यह कहा गया है कि जम्मू की ओर से पाकिस्तान की सीमा पार करके हमले हुए थे और मुसलमान मारे, भगाए या निकाल दिए गए थे। आदरणीय सदस्यों, भारत गणराज्य की सर्वप्रथम संसद की, जो हमारे संविधान के अनुसार चुनी गई है, सदस्यों के रूप में मैं और आप लोगों का स्वागत करता हूं। विधानसभाओं की रचना और राज्य के अधिपति संबंधी संविधान के उपबंधों को हमने पूरी तरह से कार्यान्वित किया है और इस प्रकार हमने अपनी यात्रा की एक मंजिल पूरी कर ली है। जैसे ही यह मंजिल समाप्त होती है, दूसरी मंजिल शुरू हो जाती है। कोई भी जाति या राष्ट्र अपनी भावी निर्माण यात्रा में आराम से नहीं बैठ सकता। 17 करोड़ से अधिक भारतीयों द्वारा नवनिर्वाचित संसद के सदस्यों के रूप में आप ऐसे यात्री हैं जिन्हें उनके साथ साथ आगे बढ़ना है। आपका यह बड़ा सौभाग्य है और आप पर भारी उत्तरदायित्व है। इस ऐतिहासिक अवसर पर जब मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, मुझे अपने प्राचीन देश और उसमें बसने वाले करोड़ों नर नारियों का ध्यान हो उठता है। भाग्य हमारे सामने है और यह हमारा काम है कि हम उसके निमंत्रण को स्वीकार करें। वह आह्वान महान भारत देश की सेवा के लिए है, जिसने इतिहास के ऊषा काल से ही, जबकि सहस्त्रों वर्ष पूर्व उसकी कहानी आरंभ हुई थी, सुदिन और दुर्दिन दोनों ही देखे हैं। इस दीर्घकाल में इस देश को महान गौरव भी मिला है और हमारा भाग्य विपत्तिमय भी रहा। अब जबकि हम भारत की लंबी कहानी का नया अध्याय आरंभ करने वाले हैं, हमें पुनः यह निर्णय करना है कि
हम उसकी सर्वोत्तम सेवा किस प्रकार कर सकते हैं। आपने और मैंने अपने इस देश की सेवा का व्रत लिया है। मेरी प्रार्थना है कि हम अपने व्रत में सत्यनिष्ठ सिद्ध हों और इसे पूरा करने के लिए अपना तन मन धन लगा दें। सुदीर्घ काल की पराधीनता के बाद भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की है। सब कुछ सहकर भी इस स्वतंत्रता को बनाए रखना है, बचाना है और बढ़ाना है, क्योंकि इसी स्वतंत्रता के आधार पर ही तो प्रगति की जा सकती है। किंतु केवल स्वतंत्रता ही पर्याप्त नहीं है, उसे अपने साथ जनता को भी कुछ सुख लाभ कराना चाहिए और वे जिन बोझों से दबे हुए हैं उनको कम करना चाहिए। इसलिए यह बात हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है कि हम तेजी के साथ जनता की आर्थिक उन्नति के लिए जुट जाएं और समता तथा सामाजिक एवं आर्थिक न्याय के जो उच्च आदर्श हमारे संविधान में अंकित हैं उनको पूरा करने के लिए हम प्रयास करने लगें। अपने सारे इतिहास में भारत ने मानवतात्मा की कुछ अन्य प्रेरणाओं का प्रतिनिधित्व किया है। संभवतः भारतवर्ष का विशिष्ट लक्षण यही रहा है और अभी हाल में ही उस प्राचीन भावना के उत्तम प्रतीक को हमने महात्मा गांधी के रूप में देखा है, जिन्होंने अपने नेतृत्व में हमें स्वतंत्रता दिलाई। उनकी दृष्टि में राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करना एक महत्वपूर्ण कदम था, पर महात्मा की महत्तर स्वतंत्रता की दृष्टि से वह केवल एक प्रयास था। भाइयों और बहनों, हमने बुराई की निंदा करने में कभी संकोच नहीं किया है, चाहे उसके करने वाले हिंदू हों या सिख हों या मुसलमान हों। इसलिए अगर हिंदुओं या सिखों या रियासत के कर्मचारियों ने जम्मू प्रांत में कोई दुर्व्यवहार किया है तो हम निश्चित रूप से उसके किए पर खेद प्रकट करते हैं। लेकिन मेरे सामने जम्मू सूबे के 95 गाँव की एक विस्तृत सूची है जिनका पाकिस्तान से आए आक्रमणकारियों ने विध्वंस किया है। भिम्बर जैसे एक काफ़ी बड़े कस्बे को लूटकर उसे ध्वस्त कर दिया गया है और भी कस्बों पर डेरा डाल दिया गया है और पुंछ और मीरपुर के इलाकों के काफ़ी बड़े हिस्से आज हमला करने वालों के अधिकार में हैं। क्या यह इस बात का संकेत देता है कि कश्मीर की ओर से पश्चिमी पंजाब पर आक्रमण हुए? इससे क्या यह नहीं प्रकट होता कि पश्चिमी पंजाब से कश्मीर रियासत में बराबर संगठित हमले होते रहे हैं? इन हमला करने वालों के पास नए से नए ढंग के आधुनिक हथियार हैं। यह कहा गया है कि आग फेंकने वाले अस्त्रों का भी प्रयोग हुआ है और उनके पास एक बिगड़ा हुआ टैंक भी पाया गया है। इस समय के आसपास कश्मीर रियासत ने हमसे हथियारों की मांग की। हमने इस विषय में कोई जल्दी नहीं की, हालांकि हमारे रियासती और रक्षा मंत्रियों ने मंजूरी दे दी थी, तथापि वास्तव में कोई हथियार भेजे नहीं गए। 24 अक्टूबर की रात को पहली बार कश्मीर रियासत की ओर से भारत में मिलने की तथा सैनिक सहायता की प्रार्थना की गई। 26 तारीख को हमने रक्षा समिति में इस पर विचार किया, लेकिन सेना भेजने के विषय में इस कार्य की प्रत्यक्ष कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए कोई निर्णय नहीं किया। 26 तारीख को सवेरे हमने इस मामले पर फिर विचार किया। अब तक स्थिति और भी नाजुक हो चुकी थी। धावा करने वालों ने कई कस्बों में लूटमार की थी और महोबा के विशाल बिजली घर को, जहां से सारे कश्मीर में बिजली पहुंचती है, नष्ट कर दिया था। वे घाटी में प्रवेश करने ही वाले थे। श्रीनगर और सारे कश्मीर का भाग्य अधर में था। हमारे पास सहायता मांगने के जरूरी संदेश न केवल महाराज की सरकार की ओर से बल्कि जनता के प्रतिनिधियों की ओर से भी आए, खासकर कश्मीर के उस बड़े नेता और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सभापति शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के पास से। कश्मीर सरकार और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों ही ने इस पर जोर दिया कि कश्मीर का भारतीय संघ में प्रवेश हम स्वीकार करें। हमने इस प्रवेश को स्वीकार करने का और हवाई जहाज़ों से सेना भेजने का निश्चय किया, लेकिन हमने एक शर्त लगाई कि इस प्रवेश पर रियासत में शांति और व्यवस्था स्थापित हो जाने के बाद कश्मीर की जनता की राय ली जाए। हमें इस बात की चिंता थी कि कोई अंतिम निर्णय न कर लें। महोदय, भारत सरकार देश की आर्थिक स्थिति पर बराबर गौर करती रही है। मैंने संसद के अपने पिछले अभिभाषण में थोक दामों में थोड़ी कमी का उल्लेख किया था। कमी की ओर का यह झुकाव फरवरी और मार्च के महीनों में और ज़ोर से बढ़ गया। कुछ अंश में यह सारे संसार में चीज़ों की कीमतों के पुनः समायोजन के कारण हुआ। जो कमी 1950 में ही शुरू हुई थी, वह कोरिया में युद्ध आरंभ हो जाने के कारण कुछ रुक सी गई थी। कोरिया में
विराम संधि की आशा की झलक से कीमतों के पुनः समायोजन की यह प्रक्रिया जोर पकड़ गई है। देश में अधिक उत्पादन होने से और उपभोक्ताओं द्वारा ऊंची कीमतों का अधिकाधिक विरोध किए जाने से इस पुनः समायोजन के झुकाव को और भी बल मिला है। रुपए और साख संबंधी सरकारी नीति ने भी जो मुद्रास्फीति रोकने के विचार से आरंभ की गई थी, दामों को गिराने में सहायता की है। जो लोग वाणिज्य और कारोबार में लगे हैं वे और विशेषकर कपड़े और पटसन की बुनाई के कारोबार वाले मूल्यों में गिरावट आने से कुछ संकट में पड़ गए हैं। इससे हमारे निर्यात से जो आय होती है उसमें भी कमी होने लग गई है। हमारी सरकार स्थिति को बहुत ध्यानपूर्वक देख रही है जिससे इसका हमारे यहाँ के उत्पादन पर और लोगों को धंधा मिलने पर कोई बुरा प्रभाव न पड़े। उसका विचार है कि मूल्यों को एक उचित स्तर पर ठहरा देने के लिए जो कार्यवाही आवश्यक होगी वह करेगी। इस बात की मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि एक नया उत्पादन मंत्रालय स्थापित किया गया है। सरकार के कारखानों के उत्पादन का बड़ा महत्व है और इस काम के लिए एक नए मंत्रालय की स्थापना किए जाने से स्पष्ट है कि इस ओर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सरकार ने पिछले वर्ष संसद को आश्वासन दिया था कि समाचार पत्रों संबंधी विविध प्रश्नों पर विचार करने के लिए एक पत्र आयोग नियुक्त किया जाएगा। आशा है कि सरकार निकट भविष्य में ही ऐसा आयोग नियुक्त करेगी। ऐसा सोचा गया है कि संसद के सामने समाचार पत्र कानून जांच समिति की सिफारिशों से उद्भूत एक विधेयक उपस्थित किया जाए। संसद का यह सत्र विशेष रूप से बजट का काम करेगा और दूसरे प्रकार के कानून बनाने के लिए शायद बहुत समय नहीं मिलेगा। 1952 से 53 के वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार की आय व्यय का अनुमान पत्र पेश किया जाएगा और लोकसभा के सदस्यों को खर्च की मांगों पर विचार करके उनको पारित करना होगा। अंतरकालीन संसद के अंतिम सत्र के बाद सौराष्ट्र पोर्ट डेवलपमेंट लेवी का निरीक्षण करने के लिए एक अध्यादेश जारी करना आवश्यक हो गया था। वह अध्यादेश आपके सामने एक नए विधेयक के रूप में आएगा और आपसे निवेदन किया जाएगा कि आप उस पर विचार करें और उसको पारित करें। एक दूसरा अध्यादेश 1950 को जारी रखने के लिए जारी किया जाएगा। स्टॉप।